चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10 सिविक चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, जिसको हिंदी में हम लोग संघवाद कहते हैं। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं चैप्टर का जो नाम है उससे क्लियर हो जाता है कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में फेडरलिज्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले कि आखिर फेडरलिज्म होता क्या है। तो मैं बता दूं, देखिए फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो दो या दो से ज्यादा लेवल पे काम करती है, यानी कि जो सारी पावर होती है वो एक गवर्नमेंट के हाथों में कंसंट्रेटेड ना होकर पावर जो होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है। इसी को फेडरलिज्म कहा गया है। तो याद रखना है, फेडरलिज्म एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कहीं कहीं जगह पे जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि दो या दो से ज्यादा लेवल्स पे पावर जो डिवाइडेड होती है, पावर का बंटवारा होता है, हम इसी को फेडरलिज्म, हिंदी में इसको संघवाद कहते हैं। दूसरा, आपने कहीं कहीं पे देखा होगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी फॉर्म मतलब एकात्मक सरकार, कि जहाँ पे पावर जो होती है वो एक केंद्र सरकार के पास होती है, बाकी जो दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं वो उनके सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं, यानी कि उसके अधीन रहते हैं, वो उनको डायरेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, और जो भी दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग लेवल पे, तो कुछ पावर क्या होते हैं केंद्र सरकार के पास होते हैं जिन्हें हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, कुछ पावर राज्य सरकार के पास उन्हें स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और कहीं कहीं पे जैसे भारत में 3 टायर है कि कुछ जगह पे लोकल गवर्नमेंट भी हैं, तो वहाँ पे कुछ देशों में तो वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, और हर एक सरकार के अपनी कुछ शक्तियाँ हैं, अपने पावर्स हैं, और वो जो केंद्र सरकार है उसके वो अधीन काम ना करके वो इंडिपेंडेंट काम करती है, और उनके पावर, उनकी अथॉरिटी, उनके रेवेन्यू, उनके रिसोर्सेज सभी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिखा होता है, और वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। तो ये ही फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल ही अलग है। इसको आपको ध्यान रखना है। वो किसी जो फेडरलिज्म में जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो दूसरे गवर्नमेंट के सब यूनिट नहीं होते, उनके सबऑर्डिनेट नहीं होते, उनको वो अधीन होकर काम नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर अपना वो काम चलाते हैं। तो कई बार फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस आया था, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पावर डिफरेंट लेवल्स में या दो से ज्यादा लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। इसमें पावर जो होता है वो एक ही सरकार के पास होती है, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास होते हैं। दूसरे अगर लेवल होते हैं तो गवर्नमेंट के वो सब यूनिट या सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होती है। ये जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल होते हैं, वो बताते हैं कि काम नहीं किया तो उनसे पूछा जाता है, अपनी जो भी सक्सेस रिपोर्ट होती है उनको दिखाई जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद की विशेषता क्या है। सबसे पहले ये तो हमें समझ में आ गया कि पावर जो होते हैं दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी क्या विशेषता है। तो पहला तो वही बताया जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जैसे भारत में अगर बात करें तो एक केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, तीसरा लोकल गवर्नमेंट है। तो यानी कि दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं और वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। दूसरा, डिफरेंट जो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है उनकी खुद की अपनी जुडिशन होती है, यानी कि अपने खुद के उनके अधिकार क्षेत्र होते हैं जिसमें वो अपना कानून बना सकते हैं, उनकी खुद की अपनी टैक्सेशन पॉलिसी होती है, खुद का उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिस पे केंद्र सरकार का किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होकर अपना काम वो कर सकती है। और वो अगर जिम्मेवार भी होती है, आंसरेबल भी होती है, तो जो उस क्षेत्र में जिन्होंने उनको चुना है, जिन लोगों के द्वारा उनको चुना गया है, उनके लिए वो आंसरेबल होते हैं, ना कि वो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल होती है। अगर कोई भी काम वो नहीं कर रहे तो उनको केंद्र सरकार को जवाब नहीं देना, उन्हें किनको जवाब देना है, अपने जनता को जवाब देना है, जिन्होंने उन्हें वोट दिया, उनको चुनकर वो लेकर आए हैं। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा, अगर हम बात करें अथॉरिटी की, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के अधिकार लिखे हुए हैं कि इन चीजों पे इन्हें कानून बनाने का अधिकार है, या इन चीजों से इन्हें रेवेन्यू रिसीव करने का अधिकार है, ताकि आपस में जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्हें किसी तरह के कोई तनाव ना हो, किसी तरह कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, किसी तरह के बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि किन किन चीज़ों पे केंद्र सरकार का अधिकार है, कानून बनाने का क्षेत्र है, और किन किन चीज़ों पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है
उनको कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि हर एक सरकार के जो अधिकार क्षेत्र है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर लिखा गया है। नेक्स्ट बात करें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की अगर चेंजेस करना है, बदलाव करना है, तो अकेले एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कभी चेंज नहीं कर सकती। उसमें दोनों लेवल्स की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही सरकारों की मंजूरी होनी चाहिए। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 2/3 से बहुमत पास होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी राज्य हैं, राज्यों की जो विधायी सभा होती है उसमें आधे से कम लोग एग्री होना चाहिए, तो ही कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है। ये ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि दोनों ही सरकारें का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले हो सके। नेक्स्ट अगर बात करें तो कोर्ट के पास, देखिए आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर कभी किसी चीज़ को लेकर, कोई अधिकार क्षेत्र को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर अगर आपस में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो फाइनली जो सॉल्व करने का अधिकार है, फाइनली जो डिसीजन लेने का अधिकार है, वो देश के सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो बहस को सुनती है और उनका जो फैसला होता है वो सभी को मानना पड़ता है। तो यानी कि उन सबसे ऊपर कौन है? हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, जो कि फाइनल जुडिशन देने में एबल है। उसके बाद जो सोर्सेज है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, वो भी क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए ताकि संसाधनों को लेकर सरकारों के बीच में किसी तरह कोई मनमुटाव या झगड़े बहस ना हो। क्योंकि देखो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो बहुत ही समझदार, बहुत ही जितने भी फोरकास्टिंग नेचर के लोग थे, उन्हें पता था कि भविष्य में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और सरकारें आपस में टकराव की स्थिति ना हो, आपस में किस तरह कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, स्मूथ सरकार चले, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली रिटन सभी चीज़ों का प्रॉपर ब्यौरा किया गया है। तो ये सारी विशेषता है। इसके अलावा हम बात करें तो इस सिस्टम की 2 ऑब्जेक्टिव है। एक सबसे पहले कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा भी हो, उनमें यूनिटी की भावना हो, एकता को स्थापित किया जा सके, और साथ ही साथ जो भी हमारे इंटरेस्ट के साथ साथ जो यूनिटी है आपस में, जो कहते हैं ना हमारी जो शक्ति ही मेन क्या है कि विविधताओं में एकता, इनको भी स्थापित रखना। ऐसा ना हो कि अलग अलग सरकारें अपने इंडिपेंडेंटली काम करें, किसी से कोई मतलब नहीं, आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके, सहयोग करके एक दूसरे को साथ लेके चले ताकि देश जो है एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। इसीलिए कहा गया कि सेफगार्ड, यानी कि रक्षा भी होनी चाहिए लोगों के अधिकारों की, उनकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो यूनिटी है, जो एकता है, वो भी कमी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो ये 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है। एक बार थोड़ा 2 मिनट में समझा देती हूँ। 2 या 2 से लेवल पे अधिक सरकार हो, गवर्नमेंट के खुद के अपने मैटर्स हो, चाहे वो कानून बनाने के लिए, टैक्सेशन के लिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसमें कोई भी सरकार एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तीसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अथॉरिटी है प्रॉपर लिखा हुआ है कि किसको किन क्षेत्रों पे कानून बनाने का अधिकार है, पावर है, इसका क्लियर लिखा गया है। चौथा बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई एक लेवल ऑफ सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर सकती। इसमें दोनों सरकार का 2/3 मेजोरिटी जब बहुमत से पास होगा, और सारे साथ सरकार जितने भी राज्य सरकार है उनकी जो विधानसभा है उनमें आधे कम से कम मंजूर होना चाहिए, तो ही कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का बदलाव किया जा सकता है। चौथा हम बात करें तो साथ ही साथ कोर्ट जो है वो सुप्रीम है। किसी तरह के कोई मुद्दे में कोई कन्फ्लिक्ट होती है, किसी तरह कोई विवाद होता है तो कोर्ट के पास मुद्दा जाता है और फाइनल डिसीजन उन्हीं के पास लेने का अधिकार है। जितने भी रिसोर्सेज है, संसाधन है, कितना किसकी रेवेन्यू है, किन किन चीज़ों पे रेवेन्यू लेने का अधिकार है, उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है। और नेक्स्ट 2 चीज़ों का ध्यान रखा गया है, एक हमारी जो सेफगार्ड यानी कि लोगों की रक्षा भी हो सके, और साथ ही साथ उनके जो भी यूनिटी है उसमें किसी तरह का खतरा उत्पन्न ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। तो ये सब क्या है, हमारे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की विशेषता जिनको हम कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये जो फेडरलिज्म है उसके जो रूट है वो 2 तरह की है। ये रूट 2 तरह के हैं। क्या मतलब है, किस तरह 2 तरीके से ये काम करते हैं, कैसे 2 तरीके से ये आपस में फेडरलिज्म दिखाते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो पहला बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग पता है कि इसमें 3 देश मेन हम एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हैं। अमेरिका की बात करें, आपको पता है अमेरिका में बहुत सारे स्टेट है। ये सारे स्टेट क्या है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और सभी स्टेट के पास इक्वल पावर है, एक जैसे अधिकार है, एक जैसे उनके पास काम के अधिकार क्षेत्र है। लेकिन फिर भी आपस में यूनिटी के लिए, सॉवर्निटी के लिए ये सब आपस में क्या करते हैं, एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा यूनिट बनाते हैं और फिर डेवलपमेंट काम करते हैं। सारे स्टेट इंडिपेंडेंट है।
पता है आपको, सभी के अपने अपने अधिकार क्षेत्र है, सभी के अपने अपने पावर्स है, अथॉरिटी है, और लेकिन फिर भी ये सब मिलकर जो है आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं, काम करते हैं, इसीलिए कमिंग टुगेदर कहा गया है, जिसमें यूएसए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इस तरह के आपको फेडरलिज्म देखने को मिलेगा। दूसरा इसमें जो है भारत, स्पेन और बेल्जियम, इसमें किस तरह का होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल भारत की बात करते हैं। देखो आपको पता है कि भारत जो है बहुत बड़ा देश है, लैंड वाइज भी बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज तो विश्व का सबसे, मतलब चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है, जहाँ पे इतने बड़े पॉपुलेशन, और इतने बड़े पॉपुलेशन में भी धर्म अलग अलग है, जाति के आधार पे, चाहे लैंग्वेज की बात करें तो इतने कल्चर, इतने रिलीजियस, इतने लैंग्वेज के लोग एक साथ रहते हैं, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरे से देश को छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड किया गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन काम आसानी से हो सके, डेवलपमेंट काम आसानी से हो सके, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे अलग अलग जो स्टेट है, कुछ सभी स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं होते, इक्वल अधिकार नहीं होते। जैसे कि भारत में ही ले लो, आपको पता है बहुत सारे स्टेट है, कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है, कुछ स्पेशल स्टेट, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को पता है आपको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि अब 370 हटने के बाद वो चीज़ खत्म हो चुकी है, बट आज़ादी के लंबे टाइम तक उसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था। उसके बाद बहुत सारे जो यूनियन टेरिटरी है, जिसमें हम बात करें तो चंडीगढ़ आते हैं, दिल्ली आते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी पॉपुलेशन भी छोटी होती है, इनका लैंड एरिया भी छोटा होता है, और यहाँ पे जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डायरेक्ट रूप से उनमें रूल करती है। इनके पास अपनी खुद की पुलिस नहीं होती। कई बार आपने सुना होगा केजरीवाल जी की डिमांड भी होती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दिया जाए, जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मैटर है वो उनके हाथों में दे दिया जाए। तो सभी राज्यों के जो है एक जैसे अधिकार नहीं है, एक जैसे पावर नहीं है, एक जैसे उनकी रूल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि सभी अलग अलग स्टेट इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की कोई मुद्दे में बहस होता है, तो उसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे कि संविधान के अंदर रिटर्न लिखा हुआ है कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे विषय बने हैं जिन पे हमें पता है कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। लेकिन तीसरा एक लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों में से कोई भी चाहे तो उस पर कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के हितों में टकराव हो जाता है, यानी कि केंद्र सरकार कुछ और कहती है, राज्य सरकार उस विषय पर उनका कुछ और मत है, तो ऐसे में क्या होता है, उनके बीच कन्फ्लिक्ट हो जाता है। और ऐसे में जो केंद्र सरकार है उसको पावर है कि वो जो कानून बनाएगी वही उसको राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। तो यहाँ पर जो होते हैं, हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर के अंदर, कि जितने भी सारे स्टेट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, ना ही सभी स्टेट के पास इक्वल राइट्स एंड उसके पास पावर होते हैं। उसमें अलग अलग स्टेट की अलग अलग अपनी विशेषता है, अपने अलग अलग पावर है, लेकिन फिर भी आपस में ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं ताकि वो यूनिटी रहे। देखिए अब भारत के अंदर ही बहुत सारे स्टेट, अगर हर एक स्टेट अपने इंडिपेंडेंटली काम करने लग जाए, अपने आप को एक अलग देश मानने लग जाए, केंद्र सरकार की नीतियों को अवहेलना करे, जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा कि कितनी बार बैठक हुई वैक्सीन को लेकर, कैसे इस बीमारी से लड़ा जाए। भारत में जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी, उनकी मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, केंद्र सरकार को सपोर्ट करते हैं। कोई भी समस्या आती है, चाहे बाढ़ की समस्या, चाहे महामारी की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट अलग नहीं बना सकती, उनको केंद्र सरकार के साथ में मिलकर रहना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, होल्डिंग टुगेदर। तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जो है वहाँ पे इस तरह की सरकार काम करते हैं, इस तरह से फेडरलिज्म है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टेट एक जैसे यहाँ पे नहीं है। लेकिन ऊपर जो है उन देशों में सभी स्टेट के पास इक्वल पावर होते हैं, इक्वल अधिकार होते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, और ये सब फिर भी आपस में एक सोवरेनिटी के लिए आपस में एक साथ कंबाइन होकर काम करते हैं। तो आई होप आपको ये दो रूट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, कि आखिर हम जब कहते हैं, आपको पता होगा हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो भारत में फेडरलिज्म वर्ड नहीं है, भारत के लिए यूनियन लिखा हुआ है, कि भारत जो है बेसिकली कि यूनियन उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उनकी जो सारी विशेषता है वो फेडरलिज्म पे ही बेस्ड है, और इसीलिए उनको भारत को संघात्मक देश कहा जाता है। भारत के अंदर
जितने भी संघात्मक सरकार की विशेषता है, फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर्स है, वो सभी चीज़ें दिखती है। जब भी हमने 7 फीचर्स पढ़े थे कि 2 एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो भारत में आपको दिखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, और 1992 के बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लोकल गवर्नमेंट को भी ऐड ऑन कर दिया गया है। उसके बाद अभी हमने देखे जो अलग अलग टायर्स गवर्नमेंट है, उनकी अपनी खुद की जुडिक्शन है, अपने लेजिस्लेचर, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है जो इंडिपेंडेंटली वो काम करती है। तो भारत में भी ये फीचर्स आपको दिखते हैं। उसके बाद अथॉरिटी ऑफ ईच गवर्नमेंट, हर एक सरकार की जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या अथॉरिटी होगी, क्या पावर होंगे, क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के अंदर लिखे गए। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो दोनों ही सरकार, जो दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उनकी सहमति चाहिए तो ही वो पास हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर किसी चीज़ को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार में कोई बहस हो जाती है तो कोर्ट जो है वो फाइनल डिसीजन देता है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है उसका भी क्लियरली बंटवारा किया गया है। तो भारत में वो सारी विशेषता है जो कि एक संघात्मक सरकार भारत को बनाती है। ठीक है, तो ये इसके अलावा हमको एक चीज़ और देखना है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले लोग थे वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट, काफ़ी लंबा टाइम उन्होंने स्पेंड किया सभी चीज़ों को देख के, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समय के थोड़े बाद बने, उससे पहले बहुत सारे जो डेवलप्ड देशों कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गए थे, तो उन सब की भी थोड़ी कॉपी की गई है ताकि उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को हमारे साथ शामिल किया जाए। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब विस्तृत कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और इसमें एक बहुत चीज़ है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, लिखा गया है, ताकि कभी भविष्य में भी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कभी टकराव ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे 3 लिस्ट बने गए हैं। यूनियन लिस्ट, ए लिस्ट के अंदर जो केंद्र सरकार है वो कानून बनाती है, और ये जो विषय होते हैं वो पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी फॉरेन अफेयर्स है, अगर हम बात करें करेंसी की, बात करें कम्युनिकेशन की, बात करें डिफेंस की, तो वो मुद्दे, वो लिस्ट जो कि पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी कि करेंसी जैसे 500, 1000 के नोट बंद हो गए थे चलने, उसकी जगह पे नए नोट आपको पता है 2000 के आए थे या 500 के नए नोट आए। तो ऐसे जो करेंसी, जो डीमोनेटाइजेशन का काम है कि कोई भी करेंसी को बैन कर देना, नई करेंसी लेना, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो पूरे देश का मुद्दा है। तो इस पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। डिफेंस, रक्षात्मक चीज़ों पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी फॉरेन अफेयर्स है, विदेशों से कैसे संबंध बनाना है, कैसे रिलेशनशिप बनानी है, किनके साथ में क्या करना है, ये डिसीजन भी किसके द्वारा लिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि वो सारे अफेयर्स, वो सारे मुद्दे जो पूरे देश से रिलेटेड है, उन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को है। दूसरा है स्टेट लिस्ट। इसमें उन सभी मुद्दे आते हैं जिस पे जो राज्य सरकार है वो अपना कानून बना सकती है। जैसे अगर बात करें एजुकेशन पॉलिसी की, तो राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो डिसीजन ले सकती है। पुलिस पे उनके पास अधिकार है, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये सारी चीज़ों पे जो राज्य सरकार है वो अपना कानून बना सकती है। थर्ड आता है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें ये मेंशन नहीं है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी या कुछ मुद्दे जो दोनों ही इंटरेस्ट रखते हैं, दोनों ही सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। दोनों मिलकर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के जो मतलब मत में, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बनाना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बनाना चाहती है, तो हमारे देश में थोड़ा सा जो केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है ताकि राज्य सरकारें अपनी मनमानी ज़्यादा ना करें। तो इसीलिए उन चीज़ों पर किसको कानून बनाने का अधिकार है? केंद्र को बनाने का, सेंट्रल को बनाने का अधिकार है। साथ ही साथ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने थे उसके बाद बहुत सारे ऐसे विषय भी देश के सामने आए हैं जो उस टाइम पे नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो इन सब चीज़ों पे भी, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह नए नए इन्वेंट हुए, इन सब चीज़ों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? देश में केंद्र सरकार के पास। तो आपको पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो पता है ना। जैसे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी, आप इतना समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी कानून बनाते हैं तो पूरे देश के लिए बनाते हैं, पर्टिकुलर किसी एरिया, पर्टिकुलर लोग के लिए नहीं बनाते। लेकिन अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मतलब पूर्ण राज्य तो नहीं है बट इसको यूनियन टेरिटरी है, तो अगर केजरीवाल की जो पावर है केवल दिल्ली तक है कि दिल्ली के अंदर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, इन सब पे जो निर्णय लेने का अधिकार है वो केजरीवाल जी को है। तो ये क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट। और मोदी सरकार क्या हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। या योगी आदित्यनाथ क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश में एजुकेशन पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर पे कानून बनाना,
इन जैसे कि एग्रीकल्चर पे हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स पे हो गया, इन सब पे कानून बनाने की उनको आज़ादी है, वो बना सकते हैं। और लेकिन उनके बनाए गए जो कानून है केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू होंगे और दूसरे राज्यों में वो बिहार, उड़ीसा, बंगाल या पंजाब में लागू नहीं हो सकते। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कोई कानून बनाती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनके द्वारा बनाए कानून पूरे देश में लागू होता है, हर एक राज्य को मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है कि हाउस ऑफ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। आपको पता है कि भारत 1947 को आज़ाद हुआ, उससे पहले भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही थे। उसके बाद आज़ादी के साथ ही पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के बाद आपने देखा कि समस्या क्या हो गई, बहुत सारे ऐसे जगह थे, प्रिंसली स्टेट, राज्य रजवाड़े थे, कि अंग्रेजों ने उनको ये कह के चले गए थे कि ठीक है, आज से कुछ जो एरिया थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे, कुछ एरिया में राज्य रजवाड़े थे। आज़ादी से कुछ टाइम पहले ही ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि अब पूरा भारत इंडिपेंडेंट हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। और जो प्रिंसली स्टेट है, यानी कि जहाँ पे राज्य रजवाड़े रूल करते, उनको भी कहा कि भैया आज से तुम भी आज़ाद हो, तुम चाहो तो इंडिया के साथ मिलना चाहो, तुम चाहो तो पाकिस्तान से मिल जाओ, चाहो तुम अपना इंडिपेंडेंट अपना भी एक देश बना सकते हो। लेकिन ये बहुत ही बड़ी समस्या थी। तो कैसे प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया गया, कैसे एक जोड़ा गया। बहुत सारे आपने भारत में ऐसे स्टेट सुनेंगे जो पहले आज़ादी के बाद थे, लेकिन अब उनके नाम बदल दिए गए, उनकी क्षेत्र की सीमाएं बदल दी गई है। जैसे मैसूर सुना था, मद्रास, अब उनके नाम बदल के कुछ और रख दिए गए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनकी जो बॉर्डर है उनको भी चेंज किया गया है। जैसे आपने देखा कि बिहार पहले पूरा एक था, लेकिन बिहार को ये काट के झारखंड और बिहार अलग अलग कर दिया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से समय के साथ साथ, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन काम चल सके, विकास ज़्यादा हो सके, सरकार चलाने में, देश के नागरिकों की समस्या को सुलझाने में आसानी हो, इसीलिए किस तरह से अलग अलग स्टेट को बनाया गया भारत के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि भारत में हम देखें तो इतना विशाल देश है कि कितने बड़े सारे देश इसमें समा सकते हैं अकेले। मतलब अब है कि हाउस ऑफ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट, कि जब हम भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत के नेताओं के सामने ये समस्या आ गई थी कि धर्म के नाम पे तो पहले ही भारत के दो टुकड़े हो गए थे, हिंदू को हिंदुस्तान मिल गया, मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान मिल गया। अब भारत ने पहले डिसाइड किया था कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे वो अलग अलग स्टेट को बनाएंगे, यानी कि पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे सब लोग पंजाबी बोलते हो पंजाब बन जाएगा, जहाँ पे गुजरात बोलते गुजरात बन जाएगा, जहाँ पे राजस्थानी भाषा है, इस तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद समस्याएं बदल गई। देश में धर्म के नाम पे पहले बहुत दंगे हो चुके थे। अब उस टाइम के नेताओं को ये लग रहा था कि अगर हमने लैंग्वेज को मुद्दा बना दिया तो कहीं लैंग्वेज के आधार पे फिर से भारत के और छोटे छोटे टुकड़े ना हो जाए। इन समस्याओं से बचने के लिए भारत ने इस तरह की पॉलिसी नहीं अपनाई। लेकिन हमने देखा कि आज़ादी के बाद बहुत सारे जो लोकल गवर्नमेंट थे उन्होंने अनशन किया कि वो चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे उनको इंडिपेंडेंट अपना एक अलग राज्य मिल जाए, और जिसके आधार पे भारत में अलग अलग राज्य भाषा के आधार पे बने। लेकिन केवल भाषा के आधार पे ही सारे राज्य नहीं बने, कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो कि उनके ज्योग्राफिकल, उनकी संस्कृति, उनके जाति, इन सब को उनको रिस्पेक्ट देकर, जैसे नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट उनके जो है वो भी अलग अलग बेसिस पे बने हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस तरह से अलग अलग राज्यों का निर्माण भारत में हुआ है। समय के साथ भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं में भी परिवर्तन किया गया और साथ ही साथ उनके नाम में भी परिवर्तन किया गया है। दूसरा हम बात करें कोलिजन गवर्नमेंट। आपको पता होगा कि सेंटर के अंदर तो 90s का एक ऐसा दौर स्टार्ट हो गया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पार्टी को, क्योंकि भारत आपको पता है शुरू से मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पे रहा है, बहुत सारे राजनीतिक दलें रहे हैं, तो 90 तक आते आते एक ऐसा समय आ गया कि जब किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलना बंद हो गया, पूर्ण बहुमत मिलना बंद हो गया, तो बहुत सारी पार्टियां आपस में एक साथ हाथ मिलाकर एक साथ मिलकर सरकारें बना रही थी। और इसी कारण से 1990 से लेकर लगभग 2000 तक हम कह सकते हैं कि केवल 10 सालों में इतनी बार नए नए प्रधानमंत्री बने और कई बार तो 13-13 दिन में भी सरकारें गिरी है। तो ये 90 का दौर हम कह सकते हैं कि एक गठबंधन का दौर था, जब किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलनी बंद हो गई थी। सेंटर में कोलिजन तो 1967 के इलेक्शन में से ही स्टार्ट हो गए थे, जब कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर हुई थी। लेकिन सेंटर के अंदर जो कोलिजन का दौर स्टार्ट हुआ था बेसिकली 90 से लेकर 2000 तक हम कह सकते हैं। उसके बाद सेंटर स्टेट के रिलेशन की बात करें तो आपको पता है कि 2 लेवल पे मेन सरकार काम करती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए काम करती है, एक स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करती है।
अब कई बार होता क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार अगर एक ही पार्टी के बन जाए, जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी क्या है सेंटर में है और बीजेपी की है अगर स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो आपस में क्या होता है कोऑर्डिनेट करना आसान होता है, रिसोर्सेज लेना आसान हो जाता है। सरकार जो केंद्र सरकार की जो है राज्य सरकार की बातें ज़्यादा सुनती है, उनकी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके सुनती है। लेकिन अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो तो आपस में उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादातर देखने को मिला है। जैसे अभी आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी के, तो उनकी आपस में ठनती है। या ममता बनर्जी को ले लीजिए, बंगाल में ममता बनर्जी अपना है तो अलग ही, बंगाल को अपना अलग ही देश समझती है, वो नरेंद्र मोदी को एक तरह से देश के प्रधानमंत्री मानने से इनकार करती है। प्रधानमंत्री जी जब भी मीटिंग करते हैं, कई बार उनका मन होता है तो मीटिंग में आती है, कई बार नहीं मन करता तो नहीं आती है। तो इस तरह से उनका अपना अलग ही रवैया है क्योंकि वो पार्टी अलग है। तो इस तरह से कई बार सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप में भी देखा गया है अगर एक ही पार्टी दोनों लेवल पे होती है तो काम करना आसान हो जाता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। लेकिन अगर अलग अलग पार्टियों के नेता अगर अलग अलग पार्टी सेंटर और स्टेट में हो तो काम करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत अच्छे से शक्तियों का बंटवारा किया गया है ताकि एक बैलेंस बना रहे और केंद्र और राज्य सरकारें आपस में काम करती रहे। ऐसा नहीं है कि सभी जगह पे ऐसा देखा है। आपने देखा होगा उड़ीसा में भी अलग सरकार है, लेकिन उड़ीसा की जो स्टेट गवर्नमेंट है और बीजेपी है उनकी बहुत अच्छी बनती है, वो आपस में मिलकर काम करते हैं। कोई भी समस्या होती है तो आपस में केंद्र सरकार हमेशा हर संभव मदद के लिए तैयार रहती है। तो इस तरह से प्रॉब्लम भी है और एक अच्छा मतलब अच्छे रिलेशंस भी देखे गए। तो ये सारे टॉपिक हमने बात कर ले। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी एक तरह से यही होता है कि जब पावर को एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड ना करके पावर को डिवाइड कर दीजिए। देखिए अगर आपको स्मूथ सरकार चलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है तो आपको डिफरेंट लेवल्स बनाने पड़ते हैं ताकि छोटे छोटे ऐसे मैटर जिन पे जो राज्य सरकार है वो अगर काम ना कर पाए तो उनके नीचे भी एक सरकार हमारे देश में कहने को तो पहले ही बना दिया गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीज़ नहीं थी। तो बाद में 1990 में देखा गया कि राज्य सरकारें जो है वो लोकल गवर्नमेंट को ना तो प्रॉपर उनको रेवेन्यू दे रही है, ना कोई उनको अधिकार दे रही है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया है ताकि जो गाँव है वहाँ पे, जो शहरें हैं वहाँ पे जो लोकल प्रॉब्लम्स है, देखिए लोकल प्रॉब्लम जैसे आपके घर बिजली नहीं आती, पानी नहीं है, सड़कों की समस्या, ये समस्या केंद्र सरकार के लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि उनके पास भी बहुत बड़े बड़े नेशनल इंटरेस्ट के देश के बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए समस्या बहुत बड़ी है। तो ऐसे में जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं वो हमारे करीब रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारी समस्या को बेहतर तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, दूर करते हैं, उनके बीच में सीधा कोऑर्डिनेशन होता है। तो ताकि जो लोकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके समझा जा सके, सुलझाया जा सके, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया। और लोकल गवर्नमेंट में आपको पता है कि जो रिजर्वेशन के लिए मैंने बताया आपको कि जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर हर सेक्शन, हर सोसाइटी, हर भाषा, हर धर्म के लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। और इसीलिए हमारे देश में सीट्स भी रिजर्व किए गए, जो भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ताकि ये लोग भी सत्ता में भागीदारी ले सके, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव आगे आ सके। तो इसके लिए लोकल गवर्नमेंट में सीट रिजर्व है। साथ ही साथ जो वुमेन्स है, हमारे देश में महिलाओं को शुरू से पॉलिटिक्स से दूर रखा गया है, लेकिन सत्ता में भागीदारी में, क्योंकि हमारे देश में देखा जाए तो 50% जो पॉपुलेशन अभी भी तो महिलाओं की है और महिलाओं को आप साइड करके देश की डेवलपमेंट कभी नहीं कर सकते। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट में 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया है ताकि वो लोग सत्ता में भागीदारी ले और देश की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझकर उनको सुलझा सके। साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन बने हुए हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के लिए सेपरेट एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए गए हैं जिनका काम क्या है कि जितने भी रूरल एरियाज हो, अर्बन एरिया हो, हर एक स्टेट के अंदर जो लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उनके इलेक्शन को करवाने की जिम्मेवारी जो होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है कि किस दिन कराया जाएगा, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस तरह के इलेक्शन कराए जाते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए ताकि सही रिप्रेजेंटेटिव आ सके और लोकल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर रेवेन्यू टू लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनको जरूरी है कि वो अपने कुछ अधिकार जो रेवेन्यू, देखो हमने लोकल गवर्नमेंट तो बना दिया लेकिन उनके पास फंड कैसे आएगा, पैसे कैसे आएगा,
जब तक उनके पास फंड नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, पावर नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, तो वो काम कैसे करेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो आपको क्लास का हेड गर्ल बना दिया गया है, मॉनिटर बना दिया गया है, बट आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो आप क्या करोगे। सिर्फ नाम को कहने मात्र से तो कुछ काम नहीं होगा ना। अगर आपने कोई अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी ताकि वो काम कर सके, कुछ पावर भी देने पड़ेंगे, और उस पावर को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज, पैसे, फंड की भी तो जरूरत होगी। तो वो किसको, कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। किसको, लोकल गवर्नमेंट को, ताकि वो सिस्टमेटिकली अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। ठीक है। उसके बाद जो रूरल गवर्नमेंट होते हैं, रूरल एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज। ध्यान रखना, रूरल एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट है उनको क्या बोलते हैं, पंचायती राज। और अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटीज। बड़े बड़े शहरों के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट उसको म्युनिसिपैलिटीज, और जो गाँव के अंदर होते हैं उन्हें पंचायती राज। इसमें होता क्या है, जैसे वार्ड है, इसमें गाँव के जो भी पंच होते हैं, पर्टिकुलर लोग को सिलेक्ट किया जाता है। गाँव के जितने भी लोग हैं जो एडल्ट है, 18 साल से ऊपर है, वो लोग इसमें वोट करते हैं। और इन पंचों का जो हेड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सरपंच। ठीक है। और इनकी जो एनुअल साल में 2 बार 3 बार मीटिंग्स होती है, ताकि गांव की जो समस्या है उनको सॉल्व किया सके, समझा सके। बजट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपस में 2 या 3 बार इनकी मीटिंग होती है रेगुलर बेसिस पे। शहरों में मैंने बताया म्युनिसिपैलिटीज होते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, उसे क्या बोलते हैं, मेयर कहते हैं। तो भारत में 90s के अराउंड ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके डाला गया है कि लोकल गवर्नमेंट भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में जो बेसिक नेसेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी है, बिजली, पानी, ठीक है, प्रॉपर अभी भी टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, सड़कें ठीक से नहीं बनी हुई है। तो लोकल गवर्नमेंट इन सारी समस्याओं को, इन सारे मुद्दों को देख सकता है, और वहाँ पे कोई लोकल पर्सन ही, लोकल गवर्नमेंट ही जनता के करीब होते हैं, उनकी समस्या को समझ कर उनको दूर कर सकते हैं। तो भारत जैसे देश के लिए लोकल गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यही है डिसेंट्रलाइजेशन पावर, कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अधिकार जो लोकल गवर्नमेंट को दिया गया ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके, और जो पावर है, जो काम है, वो जमीनी लेवल पे हो। समझा है, मतलब लोअर से लोअर लेवल पे भी काम हो, क्योंकि लोअर लेवल पे काम होगा तो ही धीरे धीरे उसका जो आपको विकास है वो ऊपर तक दिखेगा। तो आप इस तरह समझ लीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन में हमारे देश में जो पावर है वो ऊपर से नीचे की ओर बटा हुआ है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देगी, रिसोर्सेज देगी, पावर देगी, तो ये काम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अधिकार अलग अलग है, मैंने बता दिया आपको। ये एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं है, एक दूसरे के अधीन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग नहीं करेगी, यानी कि उनकी बॉस नहीं है कि भैया उन्होंने क्या काम किया उनको दिखाना है, ये अप्रूव करेंगे या वो उनको हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों को जो चयन होता है वो इलेक्शन होता है, आम जनता के द्वारा होता है, वो उनको चूज करते हैं, वो उनको वोट देते हैं। और ये सरकारें जो है वो जनता के लिए अकाउंटेबल है, यानी कि जनता को ही जवाब देगी कि 5 साल के लिए आपने प्रॉमिस किया था कि आप ये काम करेंगे, आपने काम क्यों नहीं किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग लेवल है, उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र है, अपने पावर है, और जिन पावर शक्तियों का इस्तेमाल करके वो जनता के विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।